यार हमें कहते थे इकोनॉमिक्स बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, इतना आसान तो है और इतना हमें डराते थे झूठ मूठ का। किसी कोई है आपके आसपास में ऐसे जिसे बोलने वाले हो झूठ मूठ का डराते थे यार, अच्छा तो लगा पढ़ने में। होता है क्या है ना, मतलब सामान्यतः कैसे समझने का प्रयास करना कि लोग ना अपने साथी बनाते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ रहे तो अपना दोस्त को भी नहीं पढ़ने देंगे, बोले छोड़ना यार इसको स्किप करते हैं ना, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। तो हाँ, तो आप इस पे ध्यान नहीं देना, मतलब आप किसी के साथी इसमें नहीं बनिएगा, नहीं पढ़ने वाले में, आप पढ़ने वालों में साथी बने तो अच्छा रहे। ये हमें लगता था मजा आ रहा है। खैर ज्यादा मत डांट वाट देना, चुपचाप से पढ़ के अपनी बुक को मोड़ के रख लो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन 3 लोगों को बताना चाहिए अगर अच्छी चीजें पढ़ते हैं तो, मुझे लगता है 3 लोगों को बता सकते हैं। किसको किसको बताएंगे? 3 लोगों में से कौन कौन शामिल है आपके लिस्ट में? उसके बाद यहां तक हो गया, उसके बाद इसमें करोगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ये तीसरा, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। हाँ, पापा को, दीदी को, किनको किसको? आओ इधर आओगे। हाँ, इधर समझने का प्रयास करो। इसे कहते हैं नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं, इसे हिंदी में कहेंगे निवल आर्थिक कल्याण। कल्याण, हाँ, इसे समझने का प्रयास करना क्या होता है। मतलब कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जब हम ग्रॉस नेट प्रोडक्शन को, क्या नहीं समझ पा रहा हूँ कि बताइए ना किसको, मैं क्या पता। अब आपके यहाँ कौन है, आप अपने बाकियों को, अपने फ्रेंड्स को बताओगे, अपने घर में लोगों को बताओगे। मैं काफी अच्छा लगा, मतलब यार हम तो अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म को खोज रहे थे, हमें पढ़ना चाहिए था, हम तो सीख रहे हैं। सबको बताओगे उन्हें। कोड कहाँ पे मेरा लगा हुआ, देखो ये बात सुंदर सी मेरी कोड है SKC10, ये भी बताओगे, इसी से जाना है उधर। और क्या करना है इस पे, इसे लिखोगे ऐसे करके, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट प्लस इसको कहते हैं कि वेलफेयर। हाँ, उसमें जब हम किसी देश में ना, ध्यान से समझोगे, जब हम किसी देश की GNP में वेलफेयर को भी काउंट कर देते हैं, और वेलफेयर बड़ा कंसेप्ट है, वेलफेयर बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जैसे उस देश में डिस्क्रिमिनेशन कितने कम हो रहे हैं, लोगों के बीच में कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो रहे हैं लोगों के बीच में। पर्यावरण की पॉल्यूशन लेवल जो है, पर्यावरण उसकी क्वालिटी अच्छी है, बफरिंग हो रही है। अभी ठीक है क्या? देखो तो अब क्लियर है। हाँ, रुको तो मैं मिटा भी देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। वेलफेयर में सब कुछ आ जाता है। हाँ, कि लोग वहां पे खुश कितने हैं, लोगों के पास रोजगार है या नहीं, हाँ, रोजगार है या नहीं, वहां की पर्यावरण जो वहां की इन्वायरमेंट वो हेल्दी है या नहीं, वहां पे लोगों के पास अवसर है या नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो है, लोगों के पास पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है, सकारात्मकता है, सकारात्मक समझ है,
अगर हम ये सब कुछ भी कैलकुलेट करते हैं जीएनपी के साथ साथ, तो द कंसेप्ट ऑफ जीएनपी प्लस वेलफेयर इज कॉल्ड नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। जब हम जीएनपी में ग्रॉस नेट प्रोडक्ट में, अच्छा ये वाला मत पूछना क्या होता है क्योंकि चैप्टर है, 1-2 क्लास के बाद हम बात करेंगे। तो उसमें हम लोग अगर वेलफेयर को भी ऐड कर देते हैं कि वहां पे वेलफेयर कितना हो रहा है, कल्याण कितना हो रहा है, तो वो कहलाता है हमारा जीएनपी, एनएनपी कहलाता है, एनईडब्ल्यू सॉरी न्यू, वो हमारा एनईडब्ल्यू कहलाता है। तो आई होप कि ये चीजें स्पष्ट हो पा रही होंगी। ओके, उसके बाद एक और होगा, एक और, इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि क्या है कब हुआ, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट इस बारे में कुछ नहीं लिखवाऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। और हाँ, इसमें से कोई पॉइंट ऑफ टाइम या ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जगह कहीं पे लिख लोगे कि द कंसेप्ट ऑफ इट इज डेवलप्ड बाय पॉल सैमुएल्सन। मैंने कल के क्लास में बताया था, कौन है पॉल सैमुएल्सन, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। पॉल सैमुएल्सन कौन है, ने द्वारा विकसित, ऐसे लिख लोगे द्वारा विकसित, ये कंसेप्ट उन्होंने विकसित किया है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ना, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक पॉल सैमुएल्सन कहलाते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के पितामह कहलाते हैं। उनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था कि देश की वेलफेयर को भी हमें काउंट करनी चाहिए उसमें। चलो यहाँ तक चीज स्पष्ट है। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। स्टूडेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिख लोगे 2-3 पॉइंट, इसे कहते हैं HDI। (1990) से शुरू हुआ प्रकाशित होना। कौन प्रकाशित करती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट इज पब्लिश्ड बाय अंडर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित की गई थी, ने बनाया था, डेवलप किया था, बनाया था। 3 लोग कौन कौन है, नाम बहुत आवश्यक है, अच्छे से लिखिएगा। पहला है महबूब उल हक और 2 अन्य लोग थे जिनका थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन। एक है अमर्त्य सेन, भारत के नोवेलिस्ट हैं, और एक है सिंगर हंस। इन 3 लोगों के द्वारा डेवलप किया गया। और HDI रिपोर्ट लिखेंगे, इसके 3 सूचक होते हैं। इट इज पब्लिश्ड ऑन 3 इंडिकेटर्स होते हैं। क्या क्या होता है जी? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लोग 1 मार्च पे जन्म लेते हैं, कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे, इसके अनुमान क्या है। दूसरा है शिक्षा सूचक, और एक है सिंगर हंस। इन 3 लोगों के द्वारा डेवलप किया गया।
और HDI रिपोर्ट लिखेंगे। इसके 3 सूचक होते हैं। इट इज पब्लिश ऑन 3 इंडिकेटर्स होते हैं। क्या क्या होता है जी? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लोग 1 मार्च पे जन्म लेते हैं कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे, इसके अनुमान क्या है। दूसरा है शिक्षा, इसको शिक्षा सूचकांक कह देते हैं। शिक्षा का स्तर। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अमेरिकी डॉलर में ये 3 इंडिकेटर्स है जिसके आधार पे HDI होता है, प्रकाशित होता है। 1990 से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा है, शॉर्ट में से UNDP कहते हैं। कौन इसके अर्थशास्त्री थे जिसने इसे डेवलप किया है? अर्थशास्त्री का नाम है महबूब उल हक। चलो अभी कंप्लीट हो गया, टाइम भी हो गया है, और मैं थोड़ी देर के बाद अभी नहीं, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, ये पूछा भी जाता है, अलग से लिख लेना। महबूब उल हक पाकिस्तान के थे, कई बार पूछा गया किस इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। यहां तक हो गया ना? हमें थोड़ा सा समय देंगे और मैं पूरा बैक स्लाइड भी आपको सॉल्व करके जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं तो यहाँ से दूसरी जगह पे प्रकट होऊंगा, और फिर आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। और डाउट होगा तो क्या पूछ भी दीजिएगा हमें। चलो जल्दी से, हाँ कंप्लीट हुए ना ये? ईशानी एक्चुअली सॉरी, आप इसे लिख लेना। और थैंक्स फॉर बीइंग दिस सेशन स्टूडेंट, इस क्लास में आप सबके बने रहने के लिए धन्यवाद। ये सेशन पसंद आया है तो ऑब्वियसली अच्छी राइटिंग, अच्छे फीडबैक देना, और अगर नहीं पसंद आया तो हमें बताना कि क्या सुधार की आवश्यकता है। ये वाली कोड आपने रेफर करना अकेडमी पे, आप किसी को भी इन्वाइट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और ख्याल रखें अपना, पढ़ाई करते रहे, कुछ भी डाउट होता है अंडरलाइन करें, उसे ले करके आए, प्रयास करूंगा उसे रिजॉल्व करने। टेक केयर, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट। Good evening, everyone. Very good evening, and once again, welcome to India's largest learning platform, Unacademy. सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़ी लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे, और एक नए टॉपिक के साथ इस कोर्स में, जहां पे आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम। Good evening. Good evening. सर प्लीज, मैं जब भी किसी टॉपिक को बता रहा होता हूँ तो मैं पहले समझा लेता हूँ, या पहले लिख करके भी मैं समझा लेता हूँ, और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया तब से मैं यही कर रहा हूँ, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। मैं लिखने पे ज्यादा भरोसा नहीं करता, मैं समझाने और समझने पे ज्यादा भरोसा करता। स्टूडेंट, फाउंडेशन कोर्स इन इंडियन इकोनॉमी का ये कोर्स है, और
मैं एसके चौधरी, सुरेश कुमार चौधरी आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इस कोर्स के अंतर्गत मेरे प्रेजेंस से आप में से अधिकांश लोग परिचित हो। स्पेशल क्लासेज और प्लस वाले क्लासेस के माध्यम से आपने मुझसे इंटरेक्ट किया हुआ है। फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत जिन टॉपिक पे हमें आगे भी डिस्कशन करने हैं, जो टॉपिक अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार उसे जरा देख लो। अब तक इसमें मैंने जो कुछ टॉपिक पढ़ाया उसमें से पहला टॉपिक बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और तीसरा है नेशनल इनकम। तो तीसरा टॉपिक है यानी कि नेशनल इनकम, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। समझने वाले क्या होता है राष्ट्रीय है, क्या होता है नेशनल इनकम, और इसके माध्यम से हम लोग इसके अलग अलग कंसेप्ट को, अलग अलग चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कल ये वाली टॉपिक कंप्लीट किया है मैंने, हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप में से जो लोग भी इस ग्रुप इस टॉपिक को कर चुके होंगे, कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आज हमें पूछ सकते हैं, कल डाउट लिंक सेशन होगा वहां पे भी पूछ सकते हैं। और आज पूरे क्लास में जिन पॉइंट्स पे, जिन बिंदुओं पे मैं हम सब चर्चा करने वाले, डिस्कशन करने वाले, उसमें से ये सारे पॉइंट शामिल हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, दूसरा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। और जब हम लोग बात करेंगे कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट,
एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। हाँ, तो इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। और जब हम लोग बात करेंगे कि एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। हाँ, तो इसे हम लोग देखने वाले हैं, इसे करने वाले। कह रहे कि सर मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस देखती हूँ, टाइम की वजह से सबके आप बेस्ट टीचर ऑन एकेडमी, थैंक्स फॉर योर काइंड ऑफ वर्ड्स एंड एप्रिसिएशन। आप रिकॉग्नाइज कर दो, इस बात पर धन्यवाद। प्रयास होता है हमारा कि इजीली आपको समझ में आ जाए, बस और कुछ नहीं। तो अगर मैं इस टॉपिक को, इस पूरे क्लास को एक लाइन में खत्म करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये क्लास खत्म हो सकता है अगर मैं इतना सिर्फ कह दूं तो। क्योंकि राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग को पढ़ना, राष्ट्रीय आय का मतलब भी यही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें बस। तो क्योंकि सिर्फ इतना पढ़ना संभव भी नहीं है और आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इधर हम लोग जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी सारी चीजें हम लोग एक साथ पढ़ते हैं और उसके बाद इसे कंप्लीट करते हैं। करेंगे बुक सजेस्ट कर दीजिए सर बस। आप अच्छी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहने को, और टाइम को लेकर के कुछ बातें हुई है, मैं जरा उस पर बात कर लूँ। ईशानी एंड ऑल, मैं इस क्लास के टाइम को ना मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, तो टाइमिंग क्या होगी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा इस विषय पे। और मैं इसे फर्स्ट हाफ में करने वाला हूँ, फर्स्ट हाफ में मेरे क्लासेस खत्म हो रहे हैं तो उसमें मैं करने वाला हूँ। आप फर्स्ट क्लास में नहीं होते यार, मैंने बुक्स वगैरह सब कुछ बताया है, मैंने बुक्स सारी चीजें लिखवाई है, पहला क्लास देख लेना प्लीज जाकर के ना। देखो मेरे पास जो टाइम है मैं आपसे बता दूं, इस क्लास को मैं 12 PM में कर सकता हूं और 11 PM में, ये दो 11 AM में इधर मैं अवेलेबल हूँ। 11 बजे से मेरे लिए ज्यादा, आई थिंक ज्यादा सुटेबल होगा मेरे लिए। तो आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे, बट कोई नहीं, दोनों सही है। ओके ओके ठीक है, तो मैं देखता हूँ भी। हाँ, मुझे भी अभी कम से कम 3 क्लासेस के बाद ही होंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो 3 क्लासेस अभी कंप्लीट होने तो उसके बाद देखता हूँ। 3 बजे नहीं हो पाएंगे, हाँ 3 बजे बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मेरे कोई बहुत कम क्लासेज है, सुबह 7 to 8 है, उसके बाद मैं फिर 12 बजे ही इंटरेक्ट करता हूँ, तो उसके बीच में मैं काफी अवेलेबल हूँ और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले ये क्लास। चलो अभी टाइम को उधर गोली मारो भी, उधर पर में बात ही नहीं करने हैं, अभी टॉपिक पे आओ। पहले मैंने चेंज भी नहीं किया, मैं आपसे जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैंने चेंज भी नहीं किया, मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ। और मैं जब चेंज करूंगा तो कम से कम 3 क्लास पहले मैं आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं कि अचानक से हो जाएगी। तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो इधर ध्यान देना और कुछ नहीं, इधर बिल्कुल ध्यान दीजिए, फिर हम लोग
इस पे देखने वाले क्या कंसेप्ट है, किस प्रकार की चीजें हैं, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और स्टूडेंट, किसी भी देश के लिए ध्यान से समझोगे, किसी भी इकोनॉमी के लिए या किसी भी देश के लिए उसकी फाइनेंशियल पोटेंशियल जो होती है, उसकी जो वित्तीय क्षमता जो होती है, वो विशेष महत्व रखता है। किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी देश के लिए उसकी फाइनेंशियल पोटेंशियल, उसकी वित्तीय क्षमता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक व्यक्ति के लिए, मेरे आपके सबके लिए, अगर आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो ऑब्वियसली आप इस बात के लिए बड़े कैपेबल हैं कि ढेर सारे रिसोर्सेज को आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसे एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय क्षमता जो होती है वो विशेष महत्व रखता है। किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी देश के लिए उसकी फाइनेंशियल पोटेंशियल, उसकी वित्तीय क्षमता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक व्यक्ति के लिए, मेरे आपके सबके लिए, अगर आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो ऑब्वियसली आप इस बात के लिए बड़े कैपेबल हैं कि ढेर सारे रिसोर्सेज को आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसे एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सही है। उसी प्रकार से देश के बारे में भी चीजें सही होती हैं, देश के बारे में भी लागू होता है कि जिस देश की इकोनॉमी, जिस देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा वैल्यूएबल होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, वो देश माना जाता है कि ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा प्रोस्पेयर है। और दुनिया का हर देश लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि वो अपनी फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी को, पोटेंशियल को, अपनी वित्तीय क्षमता को, हिंदी में से वित्तीय क्षमता कहते हैं, अपनी वित्तीय क्षमता को कैसे बढ़ाए। हर देश प्रयास कर रहा है, भारत भी प्रयास कर रहा है, ब्रिटेन भी प्रयास कर रहा है, यूके भी प्रयास कर रहा है, ये हर कोई प्रयास कर रहा है ना। और आफ्टर ऑल अगर मैं कहूँ कि किसी भी देश की फाइनेंशियल और फाइनेंशियल वित्तीय, या फिर अगर एकदम इन टर्म्स एकदम मेन लेवल पे मैं बात करूं तो मॉनेटरी, अगर मैं किसी भी देश की फाइनेंशियल या मॉनेटरी क्षमता, पोटेंशियल की बात करें, तो ये क्या इंडिकेट करता है, फाइनेंशियल हो या मॉनेटरी हो, ये इंडिकेट करता है कि संबंधित देश की वैल्यूएशन कितनी की, वही ना बताता है जी, इस देश की वैल्यूएशन कितनी है, वो कितना वैल्यूएबल है। अगर एक व्यक्ति का वैल्यू पता करना हो, जैसे आपकी, मेरी, किसी की भी, तो कितना वैल्यूएबल है कैसे पता करते हैं कि उसकी अर्निंग कितनी है, हाँ, उसकी अर्निंग कितनी है, वो 1 घंटे में कितना कमा सकता है, वो 1 दिन में कितना कमा सकता है, ऐसे ना लोग पता लगाते हैं। तो हर देश के संदर्भ में यही चीजें हैं कि कोई भी इकोनॉमी बड़ी है, छोटी है, कितनी महत्वपूर्ण है, नहीं है, ये सारी चीजें किस पे पता चलती हैं, ये सारी चीजें उसकी फाइनेंशियल या मॉनेटरी, या हम लोग इसके लिए अगर एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड लेना चाहेंगे तो इससे हम पता करने के उसकी कैपिटल एबिलिटी को देखते हैं, उसकी पूंजीगत क्षमता को देखते हैं, उसके पास पूंजी कितना है, उसके पास कैपिटल कितने हैं। और कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है वैल्यू, उसके पास वैल्यू कितना है। और हर देश क्या कर रहा है, हर देश वैल्यू का प्रोडक्शन कर रहा है, वैल्यू का उत्पादन कर रहा है ना, वैल्यू का प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, नहीं, वस्तुएं बना रहा है, कृषि कार्य कर रहा है, एग्जिस्टिंग गुड्स को मोर इफिशिएंट बना रहा है इनोवेशंस के माध्यम से। और वो क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपनी इकोनॉमी की क्षमता को बढ़ा रहा है, अपनी कैपिटल को बढ़ा रहा है। हर देश इसके लिए प्रयास कर रहा है। हाँ, ये चीज समझ में आ रही। अब उसमें सवाल ये उठता है, ध्यान से सुनो, सवाल ये है कि क्या किसी भी देश के लिए नेशनल इनकम कितना महत्व रखता है किसी देश के लिए। तो किसी देश के लिए नेशनल इनकम ठीक उतना ही महत्व रखता है जितना एक व्यक्ति का इंडिविजुअल लेवल पे उसकी पर्सनल इनकम महत्व रखती है। जैसे अगर आपने 1 वर्ष में अपनी इनकम को 10% से बढ़ा दिया,
तो आप अपने लिए इसे क्या बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, हमारी आर्थिक वृद्धि हुई है, सब दोनों यूज करते हैं हम लोग। उसी प्रकार से हर देश इस बात के लिए प्रयास करता है कि उसकी नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है या उसकी नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है या उसकी नेशनल इनकम में कमी हो रही है। अगर वृद्धि होती है यानी कि वो देश जो है वो लगातार पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ काम कर रहा है, मतलब वहां पे ज्यादा वैल्यू क्रिएट होते जा रहा है। अगर कमी हो रही है मतलब उस देश के लिए अच्छी इंडिकेशन नहीं, यही होता है ना। तो स्टूडेंट भारत समेत दुनिया के लगभग हर देश इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखता है और नेशनल इनकम का बीच बीच में आकलन करता है, इसकी एस्टिमेशन करता है कि उसकी राष्ट्रीय इनकम कितनी है, कितनी घट रही है, बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, कितनी और बढ़ सकती है, इसके लिए लगातार प्रयास करता है। और जब हम लोग भारत के राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, जब हम लोग इंडिया के नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो इंडिया के नेशनल इनकम को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि जीडीपी के कंसेप्ट क्या है, हमें समझना पड़ता है एनडीपी के कंसेप्ट क्या है, जीएनपी का कंसेप्ट क्या है, एनएनपी का कंसेप्ट क्या है। और जब ये सब कुछ हम समझ जाते हैं तो आफ्टर हमें समझ में ये आ जाता है कि भारत का नेशनल इनकम मतलब क्या, कैसे कैलकुलेट होता है, और एक जब हम कहते हैं राष्ट्रीय आय मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से हम लोग आ जाएंगे पर कैपिटा इनकम में। फिर हम लोग देखेंगे इसकी मेजरमेंट के 3 तरीके हैं मापने के, और उन सब चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। 3 तरीके से मापते हैं, कंजम्पशन मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से और कॉस्ट मेथड से। हाँ, ये 3 प्रकार से उसे मेजर करते हैं, तो तीनों चीजें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके हम लोग सब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इस शब्द को, इसके परिभाषा को कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के दौरान या फिर कहीं पे भी जरूर पढ़े होंगे। और उसमें कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजन रहती नहीं रहती है, तमाम चीजें मतलब चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन हाँ इस बात की एकदम श्योरिटी है कि आज के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, और ये डाउट्स क्या क्या हो सकता है आपका, तो ये जो भी आपके मन में जो डाउट्स थे अब तक के, वो आज के क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने आप को पहले 0 लेवल पे लाना है। मैं मानता हूँ कि एकदम बिल्कुल ध्यान से समझोगे। हाँ, कैसे इसे समझेंगे मैं अगर कहूँ कि अगर मैं अपनी परिवार में या आपके फैमिली के बारे में अगर मैं पता करना चाहूँ कि एक परिवार की इनकम कितनी है, मैं अगर ये पता करूँ कि फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, फैमिली एनुअल इनकम कितना है, कैसे पता करेंगे, बड़ा इजी प्रोसेस है। देखेंगे कि उस परिवार में कितने लोग रहते हैं, ये ना करेंगे। एक मान लो ये परिवार है, इस परिवार में कितने लोग रहते हैं, पता चला कि इस परिवार में 10 लोग हैं और 10 में से 4 कमाने वाले हैं, 4 काम करते हैं इसमें से, और 4 में से 2 बाहर कहीं जाते हैं काम करने के लिए, विदेशों में काम कर रहे हैं, विदेशों में 2 लोग काम करते हैं और 2 व्यक्ति काम करते हैं यहीं पे इंडिया में ही, भारत में ही काम करता है। तो एक परिवार की अगर हमें एक फैमिली की इनकम को अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है। देखेंगे कि इन 2 लोगों की इनकम कितनी है और इन 2 लोगों की इनकम कितनी है। पता चला कि ये लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं 1 महीने में, तो इसका हिसाब लगा देंगे कि 12 महीने में इसने 12 लाख कमा लिया, और इसने अगर पता चला दोनों मिलकर के 50,000 कमाते हैं तो 1 साल में इन्होंने 6 लाख कमा लिया। जोड़ देंगे ऐसे करके और बता देंगे कि टोटल इस परिवार की इनकम है 18 लाख। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मतलब इस फैमिली का टोटल अगर इनकम मैं बता रहा हूँ तो मैं पता चल गया कि इस 10 लोग वाले फैमिली में हर साल 18 लाख रुपए आते हैं। ये चीज स्पष्ट है, स्पष्ट है ना। तो भारत के बारे में भी तो ऐसा ही कुछ अप्रोच होगा। क्या अप्रोच है, ध्यान से सुनोगे, अच्छे से समझने का प्रयास करना। इंडिया के जीडीपी के बारे में स्टूडेंट समझने के लिए हमें अभी मत आओ इधर, रमेश वगैरह अभी जो है ना, अभी मत कुछ बोलिए ही मत। अभी अब जो आप जानते हैं वहां पे मैं भी आऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं वो चीज नहीं बताऊंगा, मैं नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ एकदम इजी तरीके से। समझो, पता ही नहीं चले कब सीखे, ऐसी चीजें करनी है। तो एक परिवार का मामला तो इधर क्लियर हो गया। जब फैमिली के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो फैमिली के बारे में थोड़ा पेचीदा है। जैसे हमने अभी विदेश में रहने वालों को इनकम को इजीली जोड़ दिया, यहाँ पे बिल्कुल आसानी से उसकी इनकम भी जोड़ दो। तो यहाँ पे इसलिए हमें सुविधा हो गया था ना, क्योंकि परिवार में कहीं दूसरा लोग आकर के काम नहीं कर रहा, परिवार के लोग ही काम कर रहे, बाहर जाकर के केवल इनपुट को जोड़ना पड़ रहा है, आउटपुट हमारा नहीं हो रहा है।
इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो नहीं हो रहा, परिवार से पैसे बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे मतलब हम किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। तो जीडीपी के संदर्भ में बात जब करते हैं तो क्या इसकी जो परिभाषा है, सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा और एकदम छोटी सी डेफिनेशन एकदम, और इस परिभाषा को समझने का प्रयास करना। अगर ये परिभाषा समझ में आ जाता है तो फिर आपको कभी कोई परेशानी नहीं होनी है। और मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि कम से कम शब्द का प्रयोग किया जाए, और आज भी वही कोशिश रहेगी हमारी कि सबसे कम शब्दों का प्रयोग करके कैसे इसे हम जान सकते हैं। जैसे मैं इसकी एकदम छोटी सी एक डेफिनेशन लिखाता हूँ और उसे आप समझने का प्रयास करना। मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एक लेखा वर्ष में इसमें अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जीडीपी या हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इंग्लिश में लिखते हो क्या? अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, लिख लेना कि ऐसे लिखिएगा। हाँ, मॉनेटरी वैल्यू मैं सब बताऊंगा, अभी आप पहले लिख लो बस इसी तरह से, मैं एक एक सब क्लियर करूंगा, ऐसे मैं आगे नहीं बढ़ता। लिखेंगे मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी which is produced in an accounting year। ठीक है, इसमें मैं और इजी कर देता हूँ। इसमें ये फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो कितना संभल के मैं शब्द यूज करना पड़ता पता है, एक गलत वर्ड लिखूंगा पूरा डेफिनेशन बदल जाएगा। इसमें विदेशियों द्वारा भारत में प्राप्त आय शामिल रहता है। स्टूडेंट इसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक लेखा वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। हाँ, इसमें विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त आय भी शामिल रहता है। इसमें अब मैंने क्या लिखा था इसे बस ऐसे समझोगे, ये आपने लिख लिया, स्लाइड से मैं आगे बढ़ जाऊं, अच्छे से समझने का उस प्रयास को आपने लिखा क्या है, आप एक डायग्राम से समझ जाएंगे इजिली कि आपने क्या लिखा है। मौद्रिक मूल्य को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। हाँ, इसमें विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त आय भी शामिल रहता है। इसमें
अब मैंने क्या लिखा था इसे बस ऐसे समझोगे। ये आपने लिख लिया, स्लाइड से मैं आगे बढ़ जाऊं अच्छे से समझने का उस प्रयास को। आपने लिखा क्या है, आप एक डायग्राम से समझ जाएंगे इजिली कि आपने क्या लिखा है। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा 3 शब्द का हमने प्रयोग किया। एक शब्द हमने लिखा है अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर जो कि भारत में कब से कब तक है, तो भारत के लिए ये है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर हमने कहा है अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु मतलब मैं बात करता हूं फाइनल गुड्स, इंग्लिश में से कहते हैं फाइनल गुड्स। और मैंने और कुछ शब्द प्रयोग किया है क्या? हाँ, और अगर इसमें हमने सिर्फ ये कहा है भारत में, ये अगर हमारे इंडियन इकोनॉमी है तो इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में 1 अप्रैल 2021 से मान लो 31 मार्च 2022 तक जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा ना, वस्तु और सेवाई का तो उत्पादन होता है। क्या होता है इकोनॉमी? कुछ गुड्स हैं जिसे छू सकते हैं, टेंजेबल होता है, कुछ नॉन टेंजेबल होता है जिसे नहीं छू सकते हैं। तो जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा ना, उसकी अगर मॉनेटरी वैल्यू हम निकाल दें, उसका मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा कहलाएगा जीडीपी। हाँ, वो हमारा क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। एक बात, एक विशेष बात का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि हम कह रहे हैं केवल इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में जितना चीज हो रहा है। असल भारत की अर्थव्यवस्था में केवल भारतीय हैं या भारत के बाहर के भी लोग हैं? शामिल रहता है। स्टूडेंट, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक लेखा वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। हाँ, इसमें विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त आय भी शामिल रहता है इसमें। अब मैंने क्या लिखा था इसे बस ऐसे समझोगे। ये आपने लिख लिया, स्लाइड से मैं आगे बढ़ जाऊं अच्छे से समझने का उस प्रयास को। आपने लिखा क्या है, आप एक डायग्राम से समझ जाएंगे इजिली क्या आपने क्या लिखा है। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा खान तो रे
हाँ इसको फाड़ो ना। तो खाइए तो अरे सर्दी हो जाएगा, उसको छील छाल के अच्छा से खाना होगा। खाइए। अरे अभी हम खाए पढ़ रहे हैं। खाइए, दिमाग जो मेरा खराब कर रहे हो। तुमरा क्या दिमाग खाए, हम पढ़ रहे हैं। ये भी पकड़िए। 3 शब्द का हमने प्रयोग किया। एक शब्द हमने लिखा है अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष। अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर जो कि भारत में कब से कब तक है, तो भारत के लिए ये है 1 अप्रैल से